हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे थे और यहाँ पे हम सीरीज़ करते करते 16 एमसीक्यू सीरीज़ तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, आज जो हम करेंगे ये एडीसी सोशल वर्क एग्ज़ाम 2021 के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है एमपीपीएससी एफएसओ पेपर फर्स्ट को लेकर हम चल रहे हैं, लेकिन ये केवल एफएसओ के लिए नहीं है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर टैक्स कमिश्नर तक जितने भी जो ये एग्ज़ाम देख रहे हो आप, जितने भी हमने अभी एग्ज़ाम किए उसका पेपर फर्स्ट जो है बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि केवल ये क्या एफएसओ के लिए चल रहा है, बिल्कुल नहीं। देखो, जितने भी हमने एमसीक्यू कराए हैं तो उनको देख के आपको समझना चाहिए कि ना केवल ये एफएसओ के लिए बल्कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर, माइनिंग इंस्पेक्टर, फॉरेस्ट सर्विस, सारे के सारे एग्ज़ाम में पेपर फर्स्ट जो है सबका सेम रहता है सिलेबस। उसको देख के हम यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आए कि हम जो है टारगेट लेके सभी एग्ज़ाम के लिए चल रहे हैं एमपीपीएससी। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और साथ में यदि आपको इसकी पीडीएफ और साथ में लेटेस्ट अपडेट भी चाहिए हो कुछ न्यूज़ से रिलेटेड, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन जो एमसीक्यू है 16 एडीसी सोशल वर्क एग्ज़ाम 2021। ठीक है, अब देख लेते हैं। इसका पेज नंबर 197 है। चलिए 197 पे चलते हैं। आ गए हम 197 पे। तो ये है पेपर। ठीक है, सेट ए किसी का। अब हम देखते हैं सबसे पहले पेपर फर्स्ट, पेपर का 1 क्वेश्चन। इसमें लिखा है मध्य प्रदेश के उष्ण शुष्क पतझड़ वन जो है उसमें मुख्य रूप से कौन सा वृक्ष पाया जाता है ना। और आंसर के अकॉर्डिंग इसमें लिखा है सागौन। देख लेते हैं सागौन एक्चुअल में है कि नहीं। पहले देखो मेंशन, देखो कि उसने क्या क्या, उष्ण, देन शुष्क, देन पतझड़ और वन। शुष्क भी बोला है उसने, है ना। तो शुष्क हम देखेंगे कि एक्चुअल में शुष्क है कि नहीं वो जलवायु क्षेत्र जिसमें इसने सागौन आंसर लिया है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, ये रफली डायग्राम बना लेते हैं मध्य प्रदेश का। ये ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है। देखो यहाँ पे हम मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटते हैं वनों के प्रकार में। ठीक है, अब हम इसमें जलवायु को समझने से पहले इसको देखेंगे कि एक्चुअल में किस किस को बोलते हैं। यहाँ पे वर्षा जो होती है 50 से 75 सेंटीमीटर के मध्य होती है, और साथ में यहाँ पे 75 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है, और यहाँ पे 100 से 150 सेंटीमीटर की मध्य होती है। इसको बताने से मेरा तात्पर्य ये है कि जैसे ही हमको ये पता चलेगा कि कितनी वर्षा कहाँ किस क्षेत्र में होती है, उसके हिसाब से हम वनों के प्रकार में जाएंगे। देखो जैसे अब कम वर्षा वाले क्षेत्र में क्या होगा, कटीले वन पाए जाएंगे। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है कि कटीले वन यहाँ पे उत्तरी भाग में जो है पश्चिमोत्तर भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, मध्य भाग में कैसे वन पाए जाएंगे कि कटीले वन से थोड़ा सा अपग्रेड होंगे, जैसे सागौन बन पाए जाएंगे, रेशम बन पाए जाएंगे, है ना, ये बन पाए जाएंगे। यहाँ पे खैर, बबूल, है ना, ये सब पाए जाएंगे। फिर यहाँ पे जैसे और इम्पोर्टेंट जो है, यहाँ पे सागौन तो पाया जाएगा लेकिन थोड़ा सा कम मात्रा में। 1 मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो देखो यहाँ पे कैसे बन पाए जाएंगे, यहाँ पे खैर, बबूल, है ना, ये सब बन पाए जाएंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट होंगे, सागौन पाए जाएंगे, है ना, शीशम पाए जाएंगे, सागौन, शीशम, और हम नॉर्मल जैसे देखेंगे आम वगैरह के पेड़ यहाँ पे पाए जाएंगे। फिर जो यहाँ पे होंगे और इम्पोर्टेंट आएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो आर्थिक दृष्टि से तो ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ज़्यादा पानी के कारण थोड़े से इसमें आर्द्रता जो है इनके अंदर पाई जाती है, ये वनों के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे साल, शीशम, इसके साथ थोड़ी सी मात्रा में सागौन, लेकिन अधिक मात्रा में यहाँ पे साल ही वृक्ष पाए जाएंगे, है ना। और फिर यहाँ पे हर्रा बहेड़ा, इस प्रकार के वन जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ जो है इसका क्या नाम है, सबसे पहले अब हम ये देखेंगे कि इसको कहते क्या है, कौन से वनों का प्रकार है जो हम इसको पढ़ रहे हैं। तो ये जो आता है उष्ण शुष्क पतझड़ वन, ये एक्चुअल में कहलाते हैं उष्ण शुष्क पतझड़ वन, है ना। मतलब शुष्क भी हैं, सूखे भी हैं, और पत्ते भी झाड़ते हैं, मतलब पत्ते भी उनके गिरते हैं। तो ये उष्ण शुष्क पतझड़ वन इसके अंतर्गत आता है। तो आप पूछेंगे यहाँ पे कौन सा आता है, तो फिर यहाँ पे जो है उष्णकटिबंधीय जो है, यहाँ पे भी उष्णकटिबंधीय आप लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उष्णकटिबंधीय मतलब कि ऐसा कटिबंध, ऐसा जो क्षेत्र
जिसकी जो है क्षेत्र जो है थोड़ा गर्म रहता है। अब हमारे यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा जो है ना, कर्क रेखा जो है उसके कारण थोड़ी सी हमारे यहाँ तापमान टेम्परेचर हाई रहता है। तो ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय, ये देखो, तो यहाँ पे कौन से पाए जाएंगे, पर्णपाती वन, है ना, पर्णपाती वन। अर्ध शुष्क मान सकते हैं लेकिन शुष्क पूरी तरह नहीं होते यहाँ के, है ना। इसके बाद हम ये देखेंगे यहाँ पे कौन से पाए जाते हैं, आप पूछेंगे तो यहाँ पे जो है अर्ध पर्णपाती वन, आर्द्र अर्ण पर्णपाती वन। ये आर्द्र हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आर्द्रता पाई जाती है, दैट मीन्स नमी पाई जाती है। क्योंकि देखो बारिश कितनी हो रही है, 100 से 150 सेंटीमीटर के मध्य हो रही है, पढ़ लिया हमने। तो यहाँ पे कैसे पाए जाएंगे, अर्ध भी पाए जाएंगे, आर्द्र भी पाएंगे। आर्द्र मतलब थोड़ी सी मात्रा में ये जो है ये भी पानी या पत्ते गिराते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी पर्णपाती वन बना सकते हो। अब देखो पूछा क्या है क्वेश्चन में, उष्ण शुष्क पतझड़ वन पूछा है, उष्ण शुष्क पतझड़, तो वो किस एरिया में आएंगे, इसमें, ना कि इसमें, ठीक है। यहाँ पे अर्ध शुष्क मान सकते हैं कि थोड़ी मात्रा में जो है सूखे वन पाए जाते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे जो है टोटली अर्ध शुष्क पाए जाएंगे, है ना। तो ये जो आंसर दिया है ये देखो हमारे अकॉर्डिंग तो गलत हो जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या करता है एमपीपीएससी को जो देना होता है वही देते हैं। तो देखो ये जो सागौन लिखा है मेरे अकॉर्डिंग ये सही नहीं है, हमारा जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, खैर। ये जो पाया जाता है किस क्षेत्र में पाया जाता है, अभी हमने पढ़ा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बीच में पाया जाता है, जिनकी जो वर्षा की मात्रा होती है 75 से, सॉरी ये जो है 75 से कितना होता है, 100 सेंटीमीटर के मध्य पाया जाता है। और साल वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिण पूर्व स्थान पे, जहाँ पे कौन कौन से जिले हैं, बालाघाट, छिंदवाड़ा, अनूपपुर जैसे जिले हैं, ठीक है, वहीं पे ये साल वृक्ष पाया जाता है। और ये सागौन का वृक्ष कहाँ पाया जाता है, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, होशंगाबाद जैसे स्थानों पे ये पाया जाता है, ठीक है। और पूरे उत्तरी क्षेत्र जो है वहाँ पे खैर पाया जाएगा। देखो मैंने आपके जो है 7 मिनट ले लिए, एक ही क्वेश्चन में ले लिए, बट अगली बार क्या होगा कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न इससे नहीं होगी, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी नदी को उत्तर भारत और दक्षिण भारत का प्राकृतिक विभाजन माना जाता है। हमने पढ़ा है पूरे भारत के ओवरऑल में कि मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी है ओवरऑल 5वीं सबसे बड़ी नदी है ना। तो छोटी छोटी नदियों को तो मानेंगे नहीं, है ना। और सबसे पहले इनकी अवस्थिति देख लेते हैं कि कैसी है और हम क्यों मान रहे हैं, ठीक है। देखो चंबल नदी कहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है और जा कहाँ रही है, थोड़ा सा राजस्थान छू के और यहाँ पे चली जा रही है। तो क्या ये विभाजक है, नहीं, बिल्कुल नहीं। टोन से बिल्कुल सीधी जा रही है, नीचे तो जा ही नहीं रही है। इस तरीके से विभाजन को हम मान रहे हैं। तो केन भी इधर जाके बस गिर जाती है, लेकिन ये जो है इसकी लंबाई बहुत अधिक है ना। 1077 तो हमारे बस मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ये 4 से 4 राज्यों में ये बहती है हमारी नर्मदा। तो ये जो है जल विभाजक मानी जाती है। साथ में जो हम विंध्याचल पर्वत पढ़ते हैं वो पर्वत के मामले में उसको विभाजक कहते हैं, उत्तर भारत और दक्षिण भारत का, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हैं, आपको अभी भले ही समझ में नहीं आ रहा है इन दोनों की वैल्यू, लेकिन इनडायरेक्टली अगली बार जो पूछेंगे ना तो आपसे बनना चाहिए, ठीक है। अब 3 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो हमारे पचमढ़ी, ये कहाँ है, होशंगाबाद में अवस्थित है। कम से कम 150 से समझ लो तुम 200 से ऊपर सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। 150 से तो अबव भी समझ लो, ये होशंगाबाद में है। और ये वही क्षेत्र में है जो हम अभी पढ़ रहे थे कि यहाँ पे वर्षा अधिक मात्रा में होती है। ये हमारा स्थान है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अब आप पूछेंगे सबसे कम कहाँ होती है, तो हम देखेंगे भिंड में 55 सेंटीमीटर बस जो है वर्षा होती है, ठीक है। हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का नाम ही लिया, वहीं आ गया। कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत जो है किरणें कब पड़ती हैं, तो ये कब पड़ती हैं, 21 जून में, ठीक है, ओके। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, तो ये एल्यूमिनियम का बॉक्साइट अयस्क है। हमें बहुत बार पढ़ते हैं, हम जब केमिस्ट्री पढ़ते थे तो इसमें ये हमको पढ़ना ही पड़ता था किसके किसके अयस्क जो है क्या है। देखो अभी जो हुआ है 27 जुलाई को, उसी का क्वेश्चन है ना जो रिपीट हुआ है। मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो 11 जलवायु कृषि उप क्षेत्र हैं, है ना, मध्य प्रदेश में बांटे गए हैं। ये जो है क्वेश्चन अभी 2025 में 2-3 दिन पहले पूछा गया था, यही है वो रिपीटेड क्वेश्चन। अब देख लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ने का क्या फ़ायदा रहता है। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में ST जो है, क्या पूछा है, ST
एसटी का प्रतिशत कितना है, तो हमें अभी इधर पे पता है 21.1%। अब वहीं पे पूछ ले दूसरा क्वेश्चन कि एससी का कितना है, तो हमें ये भी याद रख के चलना है 15.6% जो है हमारे एससी जो है हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, उनकी जनसंख्या इतनी है। ठीक है, अब हम देखेंगे, हाँ इधर में विधानसभा में पूछा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जाति दैट मीन्स एससी के लिए आरक्षित सीटें। देखो हमारे मध्य प्रदेश में एसटी जो है बहुत ज़्यादा है, तो उनकी सीटें ज़्यादा होंगी, है ना, और थोड़ी सी एसटी जो है 15.6 मात्रा में है, तो उनकी सीटें थोड़ी सी कम होंगी। जिनका नेतृत्व अधिक होता है उनके लिए अधिक सीटें दी जाती हैं। जैसे हम एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश को समझ सकते हैं, उनकी विधानसभा सीटें अधिक हैं क्योंकि जनसंख्या अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे इनके लिए कितनी सीट हैं विधानसभा में, हमारी 35 सीट हैं। ये एससी के लिए और ये हमारी एसटी के लिए। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब नेक्स्ट आ रहा है वो देखो, हमें आमतौर पे नहीं पता होती कि इसमें कितनी धाराएं और कितने अध्याय हैं, लेकिन यहाँ पे हमें पता चल गया मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में कुल कितनी धाराएं हैं। तो देखो 73वां संविधान संशोधन था ये 1992 में, ये चीज़ें थी, और कार्यान्वित कब हुआ था 1993 में। ठीक है, विषय कितने थे पंचायतों में, 29 थे। क्या आप अच्छे से ध्यान में रखो। फिर इसमें देखो 132 धाराएं हैं और 15 अध्याय हैं। अगली बार आए तो आपसे गलत ना हो, ये क्वेश्चन आप अच्छे से लिख लो। 10वां, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो ये उमा भारती थी। और सरला ग्रेवाल कौन थी, तो ये हमारी राज्यपाल थी प्रथम। ठीक है, ये हमें याद रखना है। मायावती यूपी बिहार साइड है, जमुना देवी ये पुरानी है। ठीक है, हाँ ये पूछ लिया हमारे करंट अफेयर से। 32वें टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा का बहुत ज़्यादा नाम है, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं नीरज चोपड़ा। ठीक है, भाला फेंक में ये महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको पीडीएफ मैंने ऑलरेडी दे रखी है, आप ये एक्सक्यूज़ नहीं लगा सकते कि मेरे से ये नहीं बन रहा। उषा किरण योजना जो है महिलाओं से संबंधित है और ये घरेलू हिंसा के संरक्षण से संबंधित है। इसी तरीके से बहुत सारी योजना है, जैसे लालिमा योजना हो गई, जैसे लाडो योजना हो गई, है ना। अब लालिमा योजना किस लिए है, तो ये एनीमिया से बचाव के लिए है, महिलाओं के लिए ही। और लाडो योजना उनके जन्म से लेकर विवाह तक उनकी शिक्षा का प्रबंधन है। इसमें लाडो योजना मतलब उनको शिक्षित करने के लिए ये लाडो योजना लाई गई है। तो ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जिनकी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे दे रखी है, आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ो। ऐसा नहीं है कि बस पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ तो ले ली, बस रखी है वो आप। ठीक है, तो उषा किरण योजना किससे संबंधित है, घरेलू हिंसा से संरक्षण से। और इसके जितने भी हमने योजना की हैं वो आपको देखना है। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में किस वर्ष से शुरू की गई थी। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, इसका ये वन समझ लो। और ये अभी लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 आई है, वो कब स्टार्ट हुई थी, अभी ये नवंबर 2022 को स्टार्ट हुई है। ठीक है, इसका 2.0 अब 2007 में ये जो है अप्रैल 2007 को प्रारंभ हुई थी। और साथ में हमें क्या देखना है, इसमें कितने पैसे मिलते हैं, कितनी राशि मिलती है, कौन सा विभाग इसको चला रहा है, ये आपको देखना है। मैंने इसकी पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी है। इस तरीके से आप पढ़ेंगे ना तो आपको इससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता उसको बनने से। ठीक है, अब हम देखेंगे पहला क्वेश्चन 14 क्वेश्चन। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखो पहली बात है तो रानी कमलापति कौन थी, हमारी मध्य प्रदेश की अंतिम हिंदू शासिका समझ लो ये। फिर इसके बाद क्या मुस्लिम शासन जो है स्टार्ट हो जाता है, जिसमें दोस्त मोहम्मद खां जो है भोपाल रियासत की स्थापना करता है, हमें पता है ये। ठीक है, अभी जो है रानी कमलापति जल समाधि लेती हैं भोपाल में बड़े तालाब में। अब हम क्या देखते हैं, तो इससे पहले इसका नाम क्या था, तो इसका नाम पहले था हबीबगंज रेलवे स्टेशन, है ना। इसका नाम कब परिवर्तित हुआ है, तो 15 नवंबर 2021। ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा नहीं पूछेंगे, लेकिन आप उषा किरण योजना को देख लो ना यार, बहुत पुरानी है, देख लो। अब अभी लाडली बहना योजना हमने पढ़ी थी, या लाडली लक्ष्मी बाई, देखो 2007 की ये पूछा ना उसने, तो ये भी पूछ सकते हैं कि कब इसका नाम चेंज हुआ है, तो 15 नवंबर 2021। अब यही 15 नवंबर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जनजातीय दिवस जो है हमारे बिरसा मुंडा के उस पर मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, जनजातीय दिवस हमारे में 15 नवंबर को मनाया जाता है।
फिर नागचंद्रेश्वर मंदिर जो है उज्जैन में शायद साल में एक बार खुलता है या 12 साल में एक बार, ये जो है नाग देवता वाला मंदिर, इसके पट जो है द्वार जो है खुलते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, ये कहाँ पे है, उज्जैन में। फिर हम बघेल जो है बघेलखंड का पुराना नाम पढ़ेंगे तो ये कारुष, करुष लिखा है, कहीं कहीं कारुष लिखा रहता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही नाम है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। महेशमती हम देखेंगे, महेशमती यहाँ पे खरगोन को देखा गया है, ठीक है, खरगोन को नाम से जानते हैं। तीर बुक्ति का तो पता नहीं, बाकी सुक्तिमती हमें पता है, ये बुंदेलखंड को देखते हैं हम इसमें, है ना। चंदेल जब पढ़ते हैं तो उसमें हम बुंदेलखंड का नाम आता है, ठीक है। परिव्राजक राजवंश का आधिपत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पे रहा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम फारूकी वंश, जैसे हम निमाड़ में क्या पढ़ते हैं, फारूकी वंश, ठीक है, फारूकी वंश पढ़ते हैं। मालवा में हम बहुत सारे वंश पढ़ते हैं, अब जैसे ओलिकर वंश जो है हम मंदसौर में पढ़ते हैं, है ना। ओलिकर वंश मंदसौर में है, जिसकी राजधानी दसपुर थी। दसपुर का अब वर्तमान में नाम क्या है, मंदसौर। फिर बुंदेलखंड में जो पन्ना नामक स्थान है, वहाँ पे कौन सा वंश था, परिव्राजक राजवंश। ये जो छोटे छोटे वंश है ना, वही हमें ले डूबते हैं, ठीक है। इनके संस्थापक पूछते हैं और साथ में इनकी राजधानी पूछ लेते हैं कभी कभी। तो पन्ना कहाँ है, बुंदेलखंड में, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, बुंदेलखंड, है ना। अब हम 18 क्वेश्चन देखेंगे। जागेश्वरी जो मेला है मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है, तो ये इसका क्या आंसर हो जाएगा, हमारे अशोकनगर में, ठीक है। मध्य प्रदेश का कौन सा नृत्य जो है लोक नृत्य से संबंधित नहीं है? देखो, लोक नृत्य, नृत्य पूछा है उसने, लोक नृत्य से संबंधित नहीं है। गणगौर नृत्य है, काठी नृत्य है, फैफारिया नृत्य है। राई जो है लोक नृत्य से, निमाड़ से संबंधित नहीं है। उसने क्या पूछा है, निमाड़ से संबंधित नहीं है, मतलब लेमाड़ी लोक नृत्य नहीं है। तो फेफारिया, काठी, गणगौर, ये तो नृत्य ही है, 9 दिन में ये मनाया जाता है। काठी नृत्य भी मालवा और निमाड़ जैसे क्षेत्र में मनाया जाता है, बट ये जो राई नृत्य है ये बुंदेलखंड और बघेलखंड में मनाया जाता है। मेनली जो है बुंदेलखंड में ये मनाया जाता है, ठीक है। तो ये निमाड़ी लोक नृत्य नहीं है। फिर प्रसिद्ध कलाकार अन्ना साहेब फड़के जो है क्या थे, मूर्तिकार थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मूर्तिकार थे, ठीक है। ये संबंधित क्वेश्चन आ जाता है। व्यक्तित्व जो है उसमें लिखा है कि व्यक्तित्व बताइए, तो ये क्वेश्चन आएंगे। मुख्य व्यक्तित्व देखेंगे और वो किससे संबंधित है वो भी आएंगे, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन 21, कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो देखो, अब जब हम ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं 2021 या 23 का है, तो उसमें तीसरा स्थान है, लेकिन आपको भूलना नहीं है कि हम अभी की वर्तमान में बात करेंगे इसका, तो ये चौथा स्थान है। बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। इसका अभी तो आंसर ये है, लेकिन हम जो 2025 और 24 में लगाएंगे तो ये इसका किसका आंसर हो जाएगा, 24, ठीक है, चौथा। मध्य प्रदेश में जल पर्यटन का गंतव्य स्थल क्या है? जल पर्यटन पूछा, जल पर्यटन, है ना। क्वेश्चन को पकड़ो, शब्द देखो, जल पर्यटन पूछा, पर्यटन नहीं पूछा। पर्यटन में तो ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। जल, तो हनुवंतिया टापू जो है जल पर्यटन का गंतव्य स्थल है, और ये कहाँ पे है, खंडवा में स्थित है। बहुत अच्छे से याद रखना है, कहाँ पे है, खंडवा में। यहाँ पे हर वर्ष मेला लगाया जाता है, बहुत अच्छा है, मतलब मैं तो गई नहीं, बट मैंने सुना है और मुझे जाना भी। देखो ये क्वेश्चन डिलीट, नंबर मिलेंगे। फिर ये देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लो, बार बार रिपीट हो रहा है। 2001 से 2011 के बीच अवधि में मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि कब हुई थी? 20.30 था ये, है ना। कहीं कहीं 36 लिखा रहता है, तो 20.3 है, इसकी जो वृद्धि है इतनी परसेंटेज में हुई थी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, जो मालवा बेल्ट है वहाँ पे कपास तो बहुत मात्रा में होता ही है, ठीक है। हमारी क्योंकि मालवा में जो काली मिट्टी है वो, या फिर इसी को रेगुड़ मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी जो है वो कपासी मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे काली मिट्टी उपयुक्त होती है, इम्पोर्टेंट होती है कपास की खेती के लिए, है ना। तो ये जो है, देखो पहले इनके क्षेत्र देखो, होशंगाबाद क्या मालवा क्षेत्र में है? नहीं, ये तो साइड है, आगर मालवा भी नहीं है, मंदसौर भी नहीं है। ये जो है खरगोन, इसका सर्वाधिक आंसर जो है सूटेबल हो जाएगा। अधिक मात्रा में हम देखेंगे तो खरगोन में सर्वाधिक जो है कपास की खेती होती है, ठीक है। सब में होती है, मालवा क्षेत्र में सब में होगी, लेकिन अधिक मात्रा में पूछा है उसमें, तो ये आंसर आ जाएगा। ई कॉमर्स में गतिकता लाने में शामिल क्षेत्र हैं कौन कौन से? एम व्यापार है क्या? नहीं, एम कॉमर्स जरूर है, एम टू ई कॉमर्स नहीं, एम कॉमर्स, ठीक है। गतिकता लाने के लिए क्या शामिल क्षेत्र है? एम कॉमर्स,
ओके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ई लर्निंग, ई कॉमर्स, ई बैंकिंग। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू हमें ऑनलाइन चीज़ें पे, ई लर्निंग मतलब कि हम कुछ भी ऑनलाइन के थ्रू आजकल सीख रहे हैं, आप हम इसे सीख रहे हैं, तो ये ई लर्निंग का एक एग्जांपल हो जाएगा। ई कॉमर्स हम कुछ खरीदते हैं, ई बैंकिंग में फ़ोन पे करते हैं, बाई डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, कितना तो आजकल यूज़ बढ़ रहा है। तो ई बैंकिंग भी क्या हो जाएगा, ई सर्विसेज, ये एक प्रकार की सर्विसेज कहलाती है। यूजर सर्विसेज नो, इंटरनेट सर्विसेज हो सकता था, बट ये ई सर्विसेज उपयुक्त है। ई और इंटरनेट ही है, इनका दोनों का एक ही मीन्स है, बट ये जो आंसर है ये ठीक है। हाँ, मुक्त और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? पहली बात तो मुक्त और ओपन सॉफ्टवेयर जो होता है, देखो सॉफ्टवेयर कई प्रकार के होते हैं। एक तो परचेसिंग वाला पीरियड रहता है कि मतलब हम उसका यूज़ तभी कर सकते हैं जब हम पर्टिकुलर उसमें पैसे देंगे, ठीक है। एक रहता है मुक्त कि हाँ यार तुम भी यूज़ कर सकते हो, मैं भी यूज़ कर सकती हूँ। तो जो कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, पाइथन, लिब्रे ऑफिस और ओपन ऑफिस। ये ओपन ही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। पाइथन भी है और लिब्रे ऑफिस भी जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब रोबोटिक्स के लिए कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है एक्स जो सेंसर रोबोट का प्रमुख घटक नहीं है। सेंसर जो है रोबोट का प्रमुख घटक क्यों नहीं है भाई? वो उसी से तो सेंस करता है, चीज़ों को देखता है। देखो हमारी जो भावनाओं को उसी से तो समझता है। सेंसर मतलब उसकी समझ लो आँखें, ठीक है। इंसानों से मिलते जुड़ते रोबोट को ह्यूमनॉइड कहा जाता है। अच्छा, ये सही है, लेकिन सेंसर रोबोट का प्रमुख घटक नहीं है, ये बिल्कुल गलत है ना। ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो केवल बाय जो है सत्य है, ठीक है। जहाँ पे नेगेटिविटी के क्वेश्चन पूछे आमतौर पे आप देखना नहीं है, केवल, मात्र, ये जो है इनको नहीं लेना है, हमें बहुत बचना है, ये अक्सर गलत होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो हम नॉर्मल सी बात पकड़ेंगे, ये तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता इसका आंसर। सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया था? तो 2005 में ये अधिनियम पेश किया गया था, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है क्वेश्चन में। हाँ, 1 जुलाई 1857 को इंदौर रेजिडेंसी पर किसने आक्रमण किया था? तो शहादत खां और भागीरथ सिंह। अभी हम पे क्यों बन रहा है? क्योंकि हमने इनके बारे में पढ़ा। देखो इनके अलावा कौन कौन थे? मुराद अली भी थे भाई, मुराद अली भी थे, बंस गोपाल भी था, बाजिद अली भी थे, है ना। तो ये भी थे, लेकिन इसमें प्रमुख नेतृत्व किसने किया था? तो ये शहादत खां और भागीरथी सिंह। 3 से 4 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। पहले तो हमें जो छोटे छोटे नाम हैं उनको भी ध्यान में रखना। ये नेतृत्व करता तो ठीक है, लेकिन हमारा मध्य प्रदेश साइड वाले एक्टर्स के भी पूछता है, जैसे बंस गोपाल है ना, और मुराद अली भी है ना, और शायद बारिश खां है कुछ है। इनको भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और इसमें क्या पूछा है? 1 जुलाई 1857। अगली बार क्या आ जाएगा? इनका नाम आ जाएगा और पूछेगा कौन सी डेट थी, तो फिर क्या आएगा आंसर हमारा? 1 जुलाई 1857। कहाँ पे 1 जुलाई 1857 में शहादत खां और भागीरथी सिंह ने नेतृत्व किया था? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर रेसिडेंसी। 3 से 4 क्वेश्चन इस प्रकार से घुमाए जाते हैं। आपको समझ में आ रही है ये चीज़ जो हमने आपको समझाई, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे? हाँ, 32 क्वेश्चन जो है, भोपाल रियासत का विलीनीकरण 1 तो जून 1949 में हुआ था, लेकिन जनवरी लिखा है इसलिए इसको डिलीट किया गया, ठीक है। हाँ, फिर जो है उज्जैन में सम्राट हर्ष ने किस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था? तो कौन कौन से? हरसिद्धि देवी माता और गढ़ी कालिका देवी, जो उज्जैन में 2 मंदिर हैं, इनका जो है उन्होंने जीर्णोद्धार किया था हर्ष, ठीक है। हर्ष ने, हर्षवर्धन। तैशोला बोंगा आदिवासी त्योहार है, बसंत उत्सव है। तुक्का मारो भाई, कुछ ऐसे उत्सव होंगे जो वहाँ पे नहीं बनेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा कि कहाँ है। अभी हमने भी पढ़ा ये दौशाला बोंगा तो नहीं पढ़ा मैंने, तो इसका आंसर है फर्स्ट, बसंत उत्सव में जो है मनाया जाता है। रविशंकर शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? सागर में हुआ था। हुआ तो सागर में था, बट इनका स्टेडियम कहाँ पे है? रविशंकर शुक्ल स्टेडियम नाम से, वो कहाँ पे है? हमारे जबलपुर में, ठीक है। देखो 36 CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी फुल फॉर्म देखो पहले। और प्राइमरी मेमोरी के मध्य एक बहुत ही उच्च गति की मेमोरी रखी जाती है। बहुत ही उच्च गति की, क्या पूछा? बहुत ही उच्च गति की मेमोरी रखी जाती है, जिसे जाना जाता है, क्या वो रैम है, क्या वो रोम है, क्या वो मेमोरी कार्ड है? मेमोरी कार्ड तो ये एक्सटर्नल मेमोरी हो जाएगी, जो हम सेकेंडरी मेमोरी के लिए यूज़ करते हैं, तो ये क्वेश्चन तो गलत ही हो जाएगा।
हम देखते हैं CPU के बगल में क्या रहता है, जस्ट बगल में रजिस्टर्ड रहता है, रजिस्टर के बगल में क्या रहता है, कैश मेमोरी रहती है। तो ये इसका आंसर कैश मेमोरी हो जाएगी। फिर प्राथमिक में ये दोनों आएंगे, रैम और रोम। बट उसमें पूछा है उच्च गति की मेमोरी, तो सबसे उच्च हम इसका सोपानीक्रम देखेंगे तो रजिस्टर तो है नहीं इसमें, जो है इसमें फिर क्या है, कैश मेमोरी सबसे उच्च स्पीड में ये होती है ना। अब जब हम इनका कंपेयर करेंगे तो ये तो होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कैश मेमोरी होती है, ठीक है। कंप्यूटर के विभिन्न घटकों के बीच डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए देखो बस तो होती है 3 प्रकार की, एड्रेस बस, कंट्रोल बस और डेटा बस। क्या लिखा है, डेटा ही लिखा है। देखो शब्द पकड़ो, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। अब जब भाई डेटा का नाम ही है तो हम क्या करेंगे, डेटा ट्रांसफ़र डेटा बस से करेंगे। कंट्रोल बस कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है। एड्रेस एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पे लिखी जाती है, लेकिन दूसरे नहीं, सिर्फ एक ही दिशात्मक होता है ना, बाय डायरेक्शन नहीं होता, ये एक ही डायरेक्शन में ये चीज़, ये दोनों एक ही दिशा में चीज़ों को कंट्रोल कर सकती हैं। लेकिन जो डेटा बस होती है वो बाय डायरेक्शनल होती है ना, मतलब ये यहाँ से इनपुट भी ले जाएगी, देन आउटपुट भी यहाँ पे पेश करेगी, ठीक है। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, डेटा बस है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि इनका काम क्या होता है। 38 देखेंगे हम, नेटवर्क पर साझा करने के लिए डेटा संचालित हेतु डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में विभाजित किया जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों, उन्हीं को पैकेट्स बोलते हैं, है ना। तो उनको क्या बोलेंगे हम, इसमें बोला है वो कहलाता है पैकेट्स, है ना। केमिस्ट्री में फोटोन कहते हैं शायद, या पैकेट ही बोलते हैं। तो ये छोटे टुकड़े पैकेट्स कहलाते हैं, ठीक है। ब्रॉडबैंड अभिसरण प्रौद्योगिकी का उपयोग क्या है, उसकी ध्वनि, डेटा और वीडियो ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है। कि ब्रॉडबैंड अभिसरण मतलब कि तुम एक बिट में कितना, क्या प्रति इकाई समय में कितना क्या भेज पा रहे हो, ठीक है। तो केवल ध्वनि में होता है क्या, वीडियो में होता है क्या, ऑडियो में होता है, नहीं, ये तीनों में ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब प्रति इकाई समय में चैनल द्वारा स्थानांतरित बिट्स की संख्या ब्रॉडबैंड टाइप में ही है, तो क्या कहलाती है, बैंड क्षेत्र, निबल नहीं, निबल वेबल क्या कहलाएगा, ये सब कुछ भी नहीं कहलाता, इनमें से कोई नहीं आंसर आ जाएगा, ठीक है। ब्रॉडबैंड ही कहलाता है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन से प्रकार का कोयला मिलता है, तो ये बिटुमिनस। अब आप देखो मध्य प्रदेश में या भारत में अधिक मात्रा में बिटुमिनस कोयला प्राप्त होता है। सबसे अच्छा जो है कोयला वो एंथ्रासाइट पाया जाता है, लेकिन ये चीन साइड मिलता है, ठीक है, यहाँ पे नहीं मिलता। फिर एंथ्रासाइट, देन उसके नंबर पे आता है सेकंड बिटुमिनस, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्व स्थित क्या सिंगरौली, सोहागपुर, पैंचकानन, सारणी, इन क्षेत्रों में जो है कोयला हमें मिलता है, ठीक है। पीट जो है सबसे लोएस्ट क्वालिटी का है ना। फिर हम देखेंगे सारणी तापीय विद्युत केंद्र कहाँ पे है, बैतूल में। सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र कहाँ है, सारणी, और ये कहाँ है, बैतूल में, ठीक है। अब ये पूछ लेगा सारणी बैतूल में कौन सा है, तो सतपुड़ा तापीय क्षेत्र है, ठीक है। अब देखो इसको हमने MCQ में भी और क्विज में भी किया था हमारे चैनल पे। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फोटोवोल्टेइक सौर, अभी तो सबसे बड़ा है, 750 मेगावाट की क्षमता है इसमें, कहाँ पे है, रीवा अल्ट्रा सोलर प्लांट। अभी नया क्वेश्चन है कि रीवा में कहाँ पे है, तो ये शायद गुड़ जो है तहसील में है, ठीक है। आपको ये चीज़ें ध्यान में रख के चलनी है। फिर हम देखेंगे, आज शायद लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा खिंच गया है। देखो कौन से ज़िले में तवा सिंचाई परियोजना होती है, तो कहाँ पे होगी तवा, पहले तो बैतूल ये होशंगाबाद में होती है, ठीक है। तवा जलाशय के बारे में भी हमने पढ़ा था। निम्न में से कौन सा जल विद्युत परियोजना नहीं, जल विद्युत परियोजना बरगी है, हाँ, इसमें 60 से 90 शायद मेगावाट की जो है बिजली पैदा की जाती है, जल विद्युत है ना। डैम पढ़ते हैं हम, पेंच में भी है, बाण सागर टूल्स में भी है, श्री सिंगाजी में जो है विद्युत परियोजना नहीं है। या फिर पेज में नहीं है, मैं एक बार कंफ्यूज हूँ, इसको मैं क्लियर करूँगी कि जल विद्युत परियोजना कौन सी नहीं है। मे बी पेज नहीं है, बट ठीक है, सिंगाजी भी हम अभी इसको लेके चल रहे हैं। 46 देखेंगे, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 का पूछा गया है। अब हम क्या देखेंगे, 2024 के और 2025 में जो मिलेंगे नोबेल पुरस्कार उनको पढ़ेंगे, ठीक है। उसको छोड़ दो, कोई मतलब नहीं। हाल ही में मिताली एक्सप्रेस, ये बांग्लादेश और भारत के बीच में, ये ओवरऑल करंट का भी हो गया, करंट का तो नहीं, लेकिन ये जीके का पूछ लिया इन्होंने। शेर बहादुर देउवा किस देश के प्रधानमंत्री बने। देखो स्पीडी में क्या पढ़ना है, नियुक्तियाँ, सबसे पहले कौन सा प्रधानमंत्री कहाँ का है, ये चीज़ें आपको पढ़नी ही है। स्टार्टिंग का जो पेज है वो पूरा रट लेना है,
फिर ये ट्रॉफी वगैरह रट लेना है। विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित सभी को पता है। प्रभात जोशी किस खेल से संबंधित है, मलखम्ब से संबंधित है। कब शामिल किया गया था, 2013 में, है ना, उज्जैन में ये जो है मलखम्ब इसकी जो है संस्था स्थित है। ओके, आज का जो लेक्चर है काफ़ी ज़्यादा खिंच गया क्योंकि मैंने आपको कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया। देखो, एक्सप्लेन करने से क्या हो जाएगा, आपको एक क्वेश्चन के थ्रू 5 से 4 फैक्ट मिल जा रहे हैं, तो वो अच्छी बात है ना यार। ठीक है, ये हमने सारा कुछ कर लिया है। आपको टेलीग्राम पे जुड़ जाना है PDF के लिए और नए अपडेट्स के लिए भी, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना भाई, ठीक है। तब तक फिर मिलते हैं। थैंक यू।